Hello dear students, I am Shahooq Ameer and in module 2 of the course Cybercrime and Law आप तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी क्या होती है, उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या है और लास्टली इलीगल जो डिजिटल टूल्स हैं उनका यूजेज क्या है। जो पार्ट 1 है ये आपका सेक्शन 13 डिस्क्राइब करता है, पार्ट 2 सेक्शन 14 डिस्क्राइब करता है और पार्ट 3 आपका सेक्शन 15 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 डील करता है, जो इन तमाम ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है एज ऑफेंसेस और इनकी पनिशमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द फर्स्ट offense, which is your electronic forgery, which means the manipulation of the electronic records। और उसकी क्या पनिशमेंट्स हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, लॉ उनको किस तरह से डिफाइन कर रहा है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, उसके बाद फिर हम लीगल जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट सेक्शन 13 के अंडर, और फिर उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं, और लास्ट पे फिर मैं एक जो रियल लाइफ केस है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो डेफिनेशंस और एलिमेंट्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ सेक्शन 13 के अंदर, वो रियल लाइफ में कोर्ट्स उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, क्या क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आते हैं जिनको वो आंसर करते हैं। सो मूविंग विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी होती क्या है। अब इसका मतलब ये है फॉल्सिफाइंग द डिजिटल डाटा, यानी जो आपका डिजिटल डाटा है। अब डिजिटल डाटा क्या है, यानी वो रिकॉर्ड्स, वो इंफॉर्मेशन जो आपकी ऑनलाइन स्टोर है या जो आपकी सॉफ्ट फॉर्म में स्टोर है किसी भी डिवाइस के अंदर। इट कैन बी USB, इट कैन बी हार्ड ड्राइव, इट कैन बी स्टोर्ड इन एनी रिमोट स्टोरेज, for example Google Drive or any social media websites, or which is available to everyone or for yourself। हर जगह पे जहाँ पर डाटा डिजिटली स्टोर्ड है, उसको अगर आप मैनिपुलेट करो, उसको फॉल्सिफाई कर दो, एक ऐसी फॉर्म में ले आओ जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है और जो इस वजह से बनाई गई है कि लोग इस चीज़ को यकीन कर लें कि ये ओरिजिनल है। अब इसमें जो मेन पॉइंट होता है किसी भी क्रिमिनल का कि वो ऐसा डाटा क्रिएट करे जो कि फेक है, और जो उसको हेल्प करे लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए। रिसीव करवाने का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को आप एक ऐसा डाटा उसके सामने प्रोड्यूस करें कि जिससे उसको ये यकीन हो जाए कि जो डाटा मेरे सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है, मेरे सामने जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी पर्सन की विल प्रोड्यूस की जा रही है, वो ओरिजिनल है, और हालांकि वो फॉल्स है और उसको क्रिएट किया जा रहा है ये यकीन दिलाने के लिए कि ये ओरिजिनल है। तो इस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट की फोर्जरी बोलते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की जा रही है, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी बोलते हो। और अगर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जो हार्ड फॉर्म में मौजूद है और उसकी आप फॉर्जरी कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऐसे उसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो इलीगल हैं, उसे आप बोलते हो कि ये आपने जो ऑर्डिनरी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स की है वो आपने की है। तो इसके बाद फर्दर आप इसमें जब चलोगे तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि ट्रेडिशनल फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी में क्या फ़र्क है। अब इसमें जो फॉर्जरी आपकी ट्रेडिशनली पेपर्स के ऊपर होती है, ऐसी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं हार्ड फॉर्म के अंदर और उसके अंदर आप कुछ ऐसे चेंजेस करते हो जो आपको इलीगली बेनिफिट दे सकती हैं, तो उसे आप ऑर्डिनरी या ट्रेडिशनल फॉर्जरी कहते हैं। और इसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी आ जाती है। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आप कुछ स्पेशल डिजिटल टूल्स को या किसी ऐसे सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके ई फॉर्म में मौजूद हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको चेंजेस कर लेते हैं, तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कहते हैं। तो इन शॉर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट हो सकती है उनके साथ, और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके साथ हार्ड फॉर्म में मौजूद हैं उनको हम इस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं कि जो आपके ट्रेडिशनल फॉर्जरी के अंदर आ जाते हैं। और जो दोनों के अंदर किसी भी क्रिमिनल की इंटेंशन है वो यही है कि उनको जिसके सामने भी प्रोड्यूस किया जाए इन डॉक्यूमेंट्स को, तो उन्हें देख के हर पर्सन को ये यकीन आ जाए कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं।
अब इसके बाद फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी आ जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी किस तरीके से कमिट की जा सकती है। अब इसमें सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कोई ऐसा डाटा इनपुट किया है किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ऐसे रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा ही आपका फॉल्स है, यानी मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह के ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है उस सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए, अपने आप को अपनी लॉगिन डिटेल्स वहाँ पे आपने प्लेस कर दी हैं। आपका उस वेबसाइट के ऊपर जो इंटरेक्शन है, जो आपके विजिट्स हैं, वो आपने प्लांट किए हैं वहाँ पे कि आप वहाँ पे मौजूद रहे हैं उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। तो इस चीज़ को आप इस एग्जांपल के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास आ जाता है ऑल्टरिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डाटा। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी इतनी एक्सेस है आपके पास, या आपके पास वो टूल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप एग्जिस्टिंग डाटा जो आपके स्टूडेंट पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है, वो क्या है, आपके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर्स हैं, आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, या आपके जो टेस्ट स्कोर्स हैं, और आप इनमें से किसी डाटा को बिलफर्ज अपने टेस्ट स्कोर्स को आप ऑल्टर कर देते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों को भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर ले आते हैं। यानी वो डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन मौजूद था, वो डाटा जो ऑनलाइन मौजूद था, आप उसके अंदर अगर ऑल्टर कर रहे हैं इलीगल अचीवमेंट्स के लिए, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर ले आते हैं। या आप उस डाटा को चेंज नहीं कर रहे और आप उसको डिलीट ही कर रहे हैं, मॉडिफाई कर देते हैं आप उसको या डिलीट कर देते हैं, तो तब भी उन दोनों चीज़ों को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर ले आते हैं। यानी डाटा को खुद से वहाँ पे इनपुट करना, उसको ऑल्टर करना या उसको डिलीट कर देना, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर ले आता है। और इसके अंदर जितनी भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स होती है, जो आप ऐसी शो करना चाहते हैं कि वो ऑथेंटिक है और एक पर्सन को यकीन आ जाए उस इंफॉर्मेशन को देख के कि वो ऑथेंटिक है और उसका जो यूज़ है वो भी किसी लीगल पर्पस के लिए होना ज़रूरी है। अब इसमें जो सेक्शन 13 है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, वो हमें कुछ एलिमेंट्स बताता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के जो फुलफिल होना ज़रूरी है। यानी किसी भी क्राइम के प्रूव होने के लिए कि ये एक क्राइम है, ये ज़रूरी है कि उसके कुछ सर्टेन एलिमेंट्स फुलफिल हों, तब भी हम उसको क्राइम कह सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इन जनरल आपको बताया था कि किसी भी क्राइम को कहने के लिए कि ये कोई क्राइम है या ऑफेंस है, तो दो रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें उस क्राइम को परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन एक्शंस हुए हों। सेकेंडली, उस क्राइम को कमिट करने के वक़्त एक स्पेसिफिक या सर्टेन हार्म प्रोड्यूस होने की उस किसी पर्सन के ऊपर आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व हो। तो यानी इंटेंट और एक्शन, ये दो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने के। तो इसी तरीके से जो सेक्शन 13 है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के फर्दर क्या हमें मज़ीद एलिमेंट्स बताता है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी हुई है। अब इसमें सबसे पहले वो कहता है कि आपका इन्फ्रेंस हो या इंटरफेरेंस हो किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, कोई ऐसा सिस्टम है, डिवाइस है या कोई डाटा है जिसके अंदर आप मौजूद हैं इंटेंशनली और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसको ऑल्टर करना चाह रहे हैं, और आप यहाँ कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो लोगों को ये यकीन दिला दे कि ये एक ऑथेंटिक कंटेंट है। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि आपने जो आपके एक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पे इंटेंट की बात करता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो इंटेंशन है वो नेक्स्ट पर्सन को हार्म के लिए होनी चाहिए। उसके अलावा फर्दर क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। यानी आपकी इंटेंशन है कि आप किसी चीज़ को इलीगली क्लेम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और इसके लिए आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं जो फोर्ज्ड है, जो खुद से प्लांटेड डॉक्यूमेंट है या मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट है, जिसके ज़रिए आप ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि आप ऑनर हैं इस प्रॉपर्टी के। या इसके अलावा आप किसी पर्सन के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड करना चाह रहे हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, आप कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कुछ इन्वॉइसेस ऐसी बना रहे हो जिसके ज़रिए आप ये साबित करना चाहो कि कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है जिसको अदर पर्सन डिनाई कर रहा है, तो उस सूरत में भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट कर रहे हैं। और या आप किसी भी प्रॉपर्टी का जो लॉस है
वो हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट कर रहे हैं। अगर उसके अंदर किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है और उसकी वजह से किसी पर्सन को नुकसान हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर ये देखेंगे कि जो डाटा है आपका, वो उसका जो पर्पस है वो भी किसी न किसी लीगल पर्पस के लिए ही हो। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है कि उस फेक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से मैं अपनी जो ओनरशिप है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ले आऊँगा, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ये एक लीगल राइट होगा जो मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ अपना। लेकिन मैं जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कर रहा हूँ वो एक इलीगल डॉक्यूमेंट है, वो मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो ऑल्टर डॉक्यूमेंट है, तो इस सूरत में मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ है जो इनिशियली इलीगल है, मैं उसके ऊपर अपना राइट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना जो उस प्रॉपर्टी को किसी सूरत भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट नहीं कर सकती। यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कमिट हो रही है, वहाँ पे ज़रूरी है कि जो एक्शंस क्रिएट किए गए हैं वो ऐसी चीज़ साबित करने के लिए किए गए हैं जो कि लीगल है। यानी आपके तमाम एक्ट्स जो है वो लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए हों कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो किसी लीगल एक्शंस को वहाँ पे कंडक्ट करने के लिए की जा रही हैं। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, वो आपको पनिशमेंट्स के बारे में बताता है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 13(1) हमें ये बताता है कि अगर कोई पर्सन ये प्रूफ हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी उसने कमिट की है, तो उसके पास या तो कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको 3 साल की सज़ा सुनाएगी या उसको वो 2.5 लाख रुपए जुर्माने सुनाएगी, या इसके अलावा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो इन दोनों चीज़ों को एक साथ भी उस पर्सन को पनिशमेंट के तौर पे सुना सकती है। अब ये कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है, जब भी यहाँ पे और का वर्ड ऐड हो जाता है तो ये किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ जाती है कि वो उस पर्सन की जो एक्ट है उसको सामने रखते हुए ये डिसाइड करे कि क्या उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, फाइन होना चाहिए, या वो दोनों चीज़ें उस पर्सन को जो है वो कोर्ट ग्रांट करेगी। अब इन केस ऑफ एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्टेट का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या ऐसा डाटा जिसके अंदर स्टेट का, सिटीजन्स का, माइनर्स का कोई ऐसा पर्सनल डाटा इन्वॉल्व है, तो उस सूरत के अंदर जो पनिशमेंट का जो इंटेंसिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 ईयर्स तक जा सकती है और जो फ़ाइन है वो 2.5 लाख से 5 मिलियन तक जा सकता है। और अगेन उसी तरह कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो दोनों चीज़ें भी उस पर्सन को साइन कर सकते हैं कि वो उनको परफॉर्म करें, पनिशमेंट एंड फ़ाइन दोनों। अब चलते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक केस जो है वो मेंशन किया है, जिसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं इस साइटेशन के थ्रू 2023 SCMR 401। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन इन्वॉल्व है जिसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च्ड हुई FIA के अंदर। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और प्रीवियसली FIA ही रिस्पॉन्सिबल होती थी साइबर ऑफेंसेस को डील करने के लिए, लेकिन अब FIA का ही एक विंग NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी सेपरेटली उन्होंने डिज़ाइन कर दी। क्यों? ताकि ये एक इंडिपेंडेंट तौर पे साइबर ऑफेंसेस को देखे जो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यानी प्रीवियसली FIA के अंदर एक FIR रजिस्टर हुई एक पर्सन के अगेंस्ट और ये रिपोर्ट किया गया कि वो पर्सन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में सिंस हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी देख रहे हैं तो अभी इसके ऊपर हम फोकस करते हुए देखते हैं कि क्या एलिगेशंस हैं जो उस पर्सन के ऊपर मज़ीद आई थी। अब इसमें उस पर्सन के ऊपर जो एलिगेशंस आई थी
वो ये थी कि उस पर्सन ने कुछ कंटेंट जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के अंदर मैनिपुलेट किया, ऑल्टर किया, यानी उसे चेंज कर दिया। और इसके अलावा उस ऑल्टरेशन के बाद उसने कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जिससे लोगों को ये यकीन आने लगा कि वो जो डाटा क्रिएट वो कर रहा है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और उससे वो अपनी ऑनरशिप जो है वो क्लेम कर सकता है। तो यानी एक ऐसा डाटा कॉज करना, एक ऐसा डाटा डेवलप करना जिससे अदर पर्सन को फाइनेंशियल कॉज हुआ, ये वो एलिगेशंस थी जो उस पर्सन के ऊपर थी कि जिस पर्सन के अगेंस्ट एफआईए के अंदर एक एफआईआर हुई। और इन तमाम एलिगेशंस के बाद कोर्ट के सामने जो लीगल इश्यूज रेज हुए वो क्या थे? वो ये थे कि सबसे पहले कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि जो मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कहलाता है? दूसरा सवाल जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी कुछ फॉर्म्स हैं या आपकी जो भी अवेलेबल कंटेंट है जो सॉफ्ट फॉर्म में है, क्या उसको लीगल एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है? उनकी इतनी वर्थ होगी, या जो आपका एविडेंस लॉ है पाकिस्तान का वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है कि जिस तरीके से जो हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है? क्या वो ये स्टैंडर्ड रखते हैं? इसके अलावा थर्डली जो आपका लास्ट क्वेश्चन कोर्ट ने आंसर किया वो ये था कि जो आपके साइबर ऑफेंसेस हैं, क्या उन्हें सिर्फ जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसी के ही अंडर डील करना चाहिए, या जो आपका क्राइम्स का एक जनरल लॉ है जिसको आप पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं उसके साथ जॉइंटली डील करना चाहिए? इन तीन क्वेश्चंस को अब देखते हैं कि कोर्ट ने किस तरीके से एड्रेस किया। कोर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया सबसे पहले कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट्स में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उनको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया कि ये वो ऐसे क्राइम्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं कोर्ट्स में उन क्राइम्स के लिए जो आपके डिजिटली कमिट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो बाकी आपके क्राइम्स हैं, अगर उनसे रेलिवेंट कंटेंट आपका इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है तो आप कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर सकते हो उनको प्रूफ करने के लिए। सेकेंडली कोर्ट ने ये कहा कि अगर डिसऑनेस्टली कोई ऑल्ट्रेशन की जा रही है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी यानी सेक्शन 13 जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का है उसके अंडर उसको लेके आ सकते हैं। यानी अगर कोई ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन की जा रही है उसके अंदर जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है और किसी पर्सन को हार्म करने के लिए है, उसका प्रॉपर्टी लॉस करने के लिए है, या उसकी ऑनरशिप लॉस करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर, एनीथिंग, हर वो चीज़ जो डिसऑनेस्टली की जा रही है उसको सेक्शन 13 रिकॉग्नाइज करता है एज ऑफेंस। उसके बाद कोर्ट जो इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है उसको ट्रेडिशनल फॉर्जरी के बिल्कुल इक्वल जो है वो आप कंसिडर करते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉर्जरी है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के इक्वली वैल्यू रखती है कोर्ट के अंदर। और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिकली फोर्ज किए जा रहे हैं तो उनको भी उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरीके से जो आपके ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोर्ट्स में डील किया जाता है। लास्टली कोर्ट ने कहा कि जो आपके साइबर ऑफेंसेस हैं उनको ऑर्डिनरी ऑफेंसेस जो आपके पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिस्कस किए जाते हैं उनसे बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये वो क्राइम्स हैं जो ऑर्डिनरी मींस के साथ कंडक्ट नहीं किए जाते। ये वो क्राइम्स हैं जिसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेशल टूल्स, स्पेशल स्किल्स के ज़रिए इसको कमिट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का मतलब ये है कि आपके वो तमाम चीज़ें जो ऑल्ट्रेशन के थ्रू या मॉडिफिकेशन के थ्रू या आपके कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है वो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन का है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को किसी ने डिसऑनेस्टली उसको चेंज करने की कोशिश की है तो उस सूरत में आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन NCCIA के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी जो है वो एक ऑफेंस है, आप उस चीज़ के ख़िलाफ़ अपनी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर कर सकते हैं।
Thank you so much. In next video, I'll be discussing what is electronic fraud and what are the digital tools that are used to commit these crimes, that electronic forgery and electronic fraud. Thank you.